हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आजकल काफ़ी व्यस्तता है, इस कारण से मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, हम जल्दी ही LT शिक्षण अभिरुचि का कोर्स पूरा करवा देंगे। तो दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि LT शिक्षण अभिरुचि एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने का भी प्रयास करेंगे पूरा, और आपको इससे आने वाले सभी जितने भी शिक्षण से रिलेटेड एग्जाम होंगे वहां पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरी अधिगमकर्ता के लक्षण वाली वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो शिक्षक है उसको छात्रों के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि जो एक छात्र होता है उसका मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। तो इस कथन को दिया था प्लेटो ने। रूसो प्लेटो के शिष्य थे, तो एक तरीके से जो प्लेटो हैं वो रूसो के गुरु थे, ठीक है ना। तो जो छोटा बालक है वो एक कोरी स्लेट जैसा होता है, उस पर कुछ नहीं लिखा होता है। जब परिवार, समाज और परिवेश से ही वो सब कुछ सीखता है और इन्हीं के प्रभाव से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विद्वान ने सीखने यानी कि पाठ योजना के 5 चरण बताए थे? ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है हर्बर्ट। देखिए, हर्बर्ट जिनका पूरा नाम है जॉर्ज फ्रेडरिक हर्बर्ट, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जॉर्ज फ्रेडरिक हर्बर्ट, ये इनका पूरा नाम है। ओके, इन्होंने 1839 में सीखने के पंचपदी उपागम दिए थे। नहीं, कितने दिए थे? पंचपदी उपागम दिए थे, ठीक है ना। तो इनके जो ये उपागम हैं वो कौन कौन से थे? ये थे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्यवस्था और प्रयोग। इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो इनके 5 जो इनके, हम इस तरीके से इसको भी कह सकते हैं दैनिक पाठ के सोपान, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जो हर्बर्ट हैं, फ्रेडरिक हर्बर्ट, इन्होंने ये 5 सोपान दिए थे, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बताया था कि अगर हम किसी भी ज्ञान को अगर छोटे छोटे सोपानों में बांटकर पुराने ज्ञान से संबंधित करके उनको पढ़ाएंगे तो बच्चे पाठ को अधिक शीघ्रता और सरलता से सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या थे? प्रस्तावना ध्यान में रखेंगे, प्रस्तावना देते हैं हम पहले पाठ की, फिर उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर तुलना, फिर सामान्यकरण और प्रयोग। ये आपके 5 सोपान, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इनको आप ये भी ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन कभी ये भी आ सकता है कि जो दैनिक पाठ योजना के जनक कौन है? दैनिक पाठ योजना के जनक कौन है? तो वो भी कौन है दोस्तों? हर्बर्ट है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है? देखिए, इसके ऑप्शन देख लीजिए। जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए, सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए, दंड देते समय शिक्षक को बच्चे की आयु और उसकी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए, या उपरोक्त सभी। ठीक, देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में आधुनिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर यही, या हम कह सकते हैं इसी बात पे जोर देती है कि जहाँ तक संभव हो सके दंड से बचना चाहिए। शारीरिक दंड को जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं या फिर हम कह सकते हैं जो शिक्षाविद हैं, वो इसको उचित नहीं ठहराते। तो आपको जितना संभव हो सके शारीरिक दंड से बचना चाहिए, यही इसका राइट आंसर है। इसके बाद इसी तरह का एक क्वेश्चन, यदि कोई बालक अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो अध्यापक को शांत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि छात्र नासमझ होता है, छात्र उदंड होता है। यदि छात्र समझदार हो तो ऐसा करेगा ही नहीं। छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर कि आप छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड ना दें। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, इनका यही मत है कि आप छात्र को दंड देने से बचें। तो यह एक तरीके से अध्यापक को शोभा नहीं देता है कि छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर उसको आप दंड दें, ठीक है। इसके बाद
अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रिया में लगाना क्या कहलाएगा? समाजीकरण, उदात्तीकरण, बौद्धिक औचित्य या फिर कोई नहीं? देखिए दोस्तों, ये जो क्रिया है इसको हम बोलते हैं उदात्तीकरण। उदात्तीकरण का मतलब होता है सब्लिमेशन। देखिए, सब्लिमेशन के माध्यम से हम अपनी उन इच्छाओं को दबाने का या हम कह सकते हैं सुलाने का प्रयास करते हैं जिन्हें समाज पसंद नहीं करता है। ठीक है, आपके अंदर कई ऐसी जो इच्छाएं होती हैं, आप उनको दबा देते हैं या आप उसको एक तरीके से सुला देते हैं जिनको समाज पसंद नहीं करता है। कई सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं ना समाज मनुष्य के अंतर्गत, जैसे कि आप कोई नशे की आदत है जिसको समाज ना पसंद करे, या फिर सपोज करो आप भोग विलास पसंद करते हैं, तो वो आप क्योंकि वो उसको समाज में पसंद नहीं किया जाता है तो आप अपनी उन इच्छाओं को दबा देते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा करते हुए कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, अपने आवेगों को उस दिशा में ले जाना पड़ता है जिस पर समाज को कोई आपत्ति ना हो। तो अपने आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रिया में लगाना क्या कहलाता है? उदात्तीकरण कहलाता है, यानी कि सब्लिमेशन कहलाता है। आई होप कि आपको सब्लिमेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पाठशाला, यहाँ पर थोड़ा गलत छपा हुआ है, जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुसार ही पाठशाला की क्या होनी चाहिए? ऑफ कोर्स पाठ्यचर्या होनी चाहिए, है ना। जिस समुदाय के आपके पास बच्चे होंगे उसी के अकॉर्डिंग तो आप सिलेबस और करिकुलम डिसाइड करेंगे ना। तो इमारत से उसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षण विधि एक हद तक है। शिक्षण विधि अब आपके जैसे हमने बोला ना कि भाई जो आपकी जो शिक्षण विधि है वो उसमें आपके 3 चीजें आ जाती हैं। एक तो कौन कौन से आ जाते हैं? एक आपका आ जाता है अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पाठ्यक्रम की, ठीक है ना। तो जो शिक्षण विधि हो तो अपने आप में काफ़ी ब्रॉड है, और शिक्षण विधि मतलब यानी हम शिक्षण की बात करें, खाली मैं बात कर रहा हूँ शिक्षण की, ना कि शिक्षण विधि की। तो जो शिक्षण है, शिक्षण में आपके 3 आ जाते हैं ना। टीचिंग प्रोसेस में आपके क्या होते हैं? अध्यापक, एक हो गया छात्र और एक हो गया पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आपकी क्या आ जाती है? शिक्षण विधियाँ आ जाती है। तो एक तरीके से जो आपकी पाठ्यचर्या है या पाठ्यक्रम है वो ही आपका क्या होना चाहिए? उनकी आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। जिस समुदाय के आपके पास बच्चे होंगे उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठ्यचर्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। यही आपका सबसे बेस्ट इसका आंसर है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, पठन पाठन विधि में निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? अभी देखिए हमने डिस्कस किए थे ना पंचपदी सोपान, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आ गया। फ्रेडरिक हर्बर्ट ने ये 5 सोपान बताए थे पाठ्य योजना के। तो अब देखिए दैनिक पाठ्य योजना में आपके कौन कौन थे? अभी आपको याद होंगे क्या क्या थे? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और सामान्यीकरण और प्रयोग। सामान्यीकरण को कभी व्यवस्था भी बोला जाता है, ठीक। तो आपको बताना है कि किस में सबसे अधिक समय दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें शिक्षण की पूरी प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। प्रस्तुतिकरण के द्वारा ही नया ज्ञान छात्रों तक पहुंचता है। तो इस चरण पे सबसे अधिक समय लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रस्तुतिकरण अगर ठीक हुआ तो आप तुलना या सामान्यीकरण बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप प्रस्तुतिकरण में आप क्या करते हैं? आप जो पाठ है उसकी आप प्रस्तुति देते हैं। आप जो आपका पुराना ज्ञान होता है उसको नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। तो जब आप प्रस्तुतिकरण यानी कि हम कहते हैं ना कि भाई अगर आपकी जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी अगर अच्छी रहेगी तो आप आगे डेफिनेटली क्या होगा? काफ़ी चीज़ें आपकी अच्छी होती चली जाएंगी, यानी शिक्षण का कार्य बहुत ईजिली होता चला जाएगा। तो यानी आपको स्टार्टिंग जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, तो वहाँ पर आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हमारे संग भी ऐसी होता है, अगर हमारी कोई वीडियो है, अगर स्टार्टिंग में अगर उसकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है पूरा आगे तक उसको पढ़ने में ना। लेकिन अगर आपकी प्रस्तुतिकरण ही खराब हो जाए तो फिर बच्चा क्या करता है? उस वीडियो को नहीं देखता है। हम ही सपोज करो किसी वीडियो को हम देख रहे हैं तो उसमें आपकी जो प्रस्तुतिकरण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप नवीन ज्ञान को देने वाले होते हैं तो आपको चाहिए कि आप उस ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें, और जिससे कि छात्र में क्यूरियोसिटी पैदा हो, जिज्ञासा पैदा हो। तो इसलिए यहाँ पर प्रस्तुतिकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहीं पर सबसे अधिक समय देना चाहिए। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत छात्र, अब आपको बताना है कि कौन से शिक्षण सूत्र का
हम कह सकते हैं फॉलो करता है, कौन से शिक्षण सूत्र को फॉलो किया जाता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है या दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। देखिए, अगर आप विश्लेषण विधि के बारे में पढ़ेंगे तो विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? बांटना, यानी कि आप खंडों में बांटते हैं। तो इस विधि में अध्यापक क्या करता है? किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं को अनेक खंडों में बांट लेता है और एक एक करके क्या करता है? उस खंड का अलग अलग अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं? इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज को आपने ध्यान में करना है। ठीक, तो इस विधि में आप क्या करते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर करते हैं। जैसे इसमें काफी ये चीज को ध्यान में रखना है कि ये विधि जैसे आपकी एक अन्वेषण विधि होती है ना, और एक ऐतिहासिक विधि होती है, खोज विधि, उसको साथ लेकर ये चलती है। ठीक है ना, तो यहां पर आपने क्या करना है? जितने भी आपके जो आपका कोई भी टॉपिक है, आप उसको क्या करेंगे? छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे और फिर आप प्रत्येक खंड का अलग से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे? निष्कर्ष को प्रस्तुत करेंगे। तो आप अज्ञात से ज्ञात की ओर को बढ़ रहे हैं। ठीक, जैसे अगर आपको सपोज करो अकबर के बारे में पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे? अकबर के आप जीवन परिचय को देख लेंगे, फिर आप अकबर का साम्राज्य विस्तार देख लेंगे, फिर उसका भाई कैसे शासन का प्रबंधन था, या फिर उसका धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण कैसा था। तो आपने क्या कर दिया? अलग अलग करके उसको एक तरीके से खंडों में डिवाइड कर दिया और फिर उसका आपने खंडों का अलग अलग शिक्षण कर लिया। और बाद में फिर आपने क्या की? जो भी आपका निष्कर्ष रहा या आपने जो भी परिकल्पना बनाई, वो आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये है दोस्तों विश्लेषण विधि। तो इसमें हम क्या करते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर को बढ़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद बिल्कुल इसका उल्टा क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में संश्लेषणात्मक विधि के अधीन क्या करता है छात्र? अब ये क्या है? सिंथेसिस। पहला क्या था? एनालाइजेशन। तो अब संश्लेषण विधि का क्या है मतलब है? देखिए, संश्लेषण विधि का मतलब ये है जस्ट उल्टा, कि आप छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक नया और वृहत रूप देना। मतलब आपने क्या किया? आप छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना है, उसमें क्या करना था? छोटे छोटे खंडों में तोड़ना। तो अब क्या है? देखिए, तोड़ना क्या होता है? इजी होता है, लेकिन जोड़ना क्या होता है? थोड़ा कठिन होता है। तो यहां पर आप क्या करते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो आप क्या होता है इसमें क्या होता है ना, अध्यापक थोड़ी बहुत सूचनाएं छात्रों को पहुंचा देता है पहले से ही, और इन सूचनाओं के आधार पर ही निष्कर्ष निकालने को कहता है। छात्रों से कहता है कि इन सूचनाओं के आधार पर आप निष्कर्ष निकालो। जैसे गणित के ज्यादातर जो थ्योरम होते हैं ना, या परिमेय होते हैं, वहां पर इस विधि को अपनाया जाता है। कई सारे थ्योरम को अगर आपने सिद्ध करना है तो उसके लिए यह विधि अपनाई जाती है। तो यानी कि जो कुछ पहले से ज्ञात है, छात्रों को पहले से उनको बता दिया जाता है, और फिर ज्ञात चीजों की सहायता से अज्ञात चीजों का पता लगाया जाता है। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप समझ लीजिए, जो विश्लेषण है वहां पर समाधान को खोजा जाता है, खोजने की प्रक्रिया है, जबकि संश्लेषण के द्वारा समस्या के विभिन्न जो पहलू हैं उनको इस प्रकार जोड़ा जाता है कि छात्र समाधान तक स्वयं पहुंच जाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो समाधान है उसको संक्षिप्त रूप में लिख देता है। तो विश्लेषण में हम समाधान को खोजेंगे, और यहां पर आप क्या करेंगे? समस्या के विभिन्न पहलुओं को इस प्रकार से जोड़ेंगे कि जो छात्र है वो समाधान तक पहुंच जाए। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी ये जो विधियां हैं, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, ज्यादातर इनका एक साथ ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे की ये पूरक विधियां हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्र में से रूसो का योगदान महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में रूसो का योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उनका नहीं है। अब आप रूसो के बारे में अच्छे से जानते हैं, कौन थे? प्रकृतिवादी थे। तो प्रकृतिवाद के अनुसार पे आपके कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठे हैं, आप बहुत इजीली इसको पहचान सकते हैं। देखिए, प्रकृतिवाद में क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, इसके बाद शिक्षा में खेलकूद का महत्व होता है और पाठ्यचर्या में सुधार सम्मिलित है। शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका आपके प्रकृतिवाद को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है ना, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका अगर हो जाएगी तो वो प्रभुत्ववाद को सपोर्ट करेगी, यानी कि एक शिक्षक है उसका प्रभुत्व रहेगा। तो बाल केंद्रित अगर शिक्षा है, शिक्षा में खेलकूद का महत्व है, पाठ्यचर्या में सुधार है, तो यही तो प्रकृतिवाद है ना। ठीक, यानी कि आप बालक को क्या कर दो? स्वयं सीखने के लिए प्रकृति में छोड़ दो। तो शिक्षा के क्षेत्र में रूसो का योगदान महत्वपूर्ण है। तो कौन सा योगदान उनका नहीं है? शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर पर, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपना कार्य भी सुचारू रूप से कहीं कर नहीं पाते हैं, कुछ भी अपना कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, सामान्य बालकों की अपेक्षा अपना कार्य दूसरों की सहायता से करते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, मानसिक रूप से काफ़ी कमजोर होते हैं और किसी के द्वारा दिए गए निर्देश या आदेश को आसानी से समझ नहीं सकते हैं, ठीक है ना, और अपने परिवार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से समायोजन नहीं कर पाते हैं। ये भी ध्यान में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि जो ऐसे बालक होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक बोलते हैं। जो टर्मन थे मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार क्या था कि अगर कोई बालक है उसकी 70 से कम IQ है, ठीक है, 70 से कम, वैसे क्या होता है, वैसे तो जनरल देखा जाए तो 50 से 70 के बीच में होता है, ठीक है, बाकी मनोवैज्ञानिकों का। तो जो इसकी 70 से कम IQ होता है, यानी कि बुद्धि लब्धि होता है, उनको हम मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक बोला जाता है। तो ये दोस्तों क्या होते हैं, संवेगात्मक रूप से भी काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई संवेगात्मक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है तो क्या होगा, डेफिनेटली अधिक संवेदनशील होगा। तो ये बालक दोस्तों बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक क्या होते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः। देखिए आपको बताना है कि आज की जो शिक्षा पद्धति है वो कैसी है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में भी हमने पिछली कई वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप मेरे पुराने दर्शक रहे हैं तो हमने बताया कि जो आज की जो शिक्षा है ना ही वो रोजगार उन्मुख है, आमतौर से जनरली वो किताबी है और हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती है, ठीक है ना। आज की जो शिक्षा है ज़्यादातर किस पर फोकस करती है, कि ज़्यादातर अंकों पर फोकस करती है कि आप कितना अंक आपके अर्जित होते हैं, ठीक है ना, वो आपके ज्ञान पर फोकस नहीं करती। इसीलिए तो लगातार जो सिलेबस है वो लगातार कम करते चले जा रहे हैं। NCERT का जो सिलेबस है वो कितना कम हो चुका है आज के ज़माने में ना। तो आप क्या है 99-98% लाना बहुत ईजी हो गया। यानी कि आपको क्या करना है, अंक ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने हैं, और जो ये इतने ज़्यादा अंक प्राप्त करके जाते हैं तो इनका आप रोजगार का, इनको कितना रोजगार मिल रहा है या उनका रोजगार का प्रतिशत कितना, तो आप देखेंगे तो वो काफ़ी कम है। यानी कि आज की जो शिक्षा है वो रोजगार उन्मुख नहीं है, आप ज्ञान ज़्यादा प्राप्त नहीं करते हैं और एक तरीके से किताबी है, सिर्फ आपको किताबी ज्ञान होता है, उसका व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता उतना, और हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती। जैसे कि महात्मा गांधी की एक वर्धा योजना थी, तो वो हाथ से काम करने पर ज़्यादा बल देती थी, ठीक है ना, वो स्वावलंबी परियोजना भी थी। तो वहाँ पर तो देखा जाए तो आज की जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो ऐसी नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसके उपरोक्त सभी सही हैं, रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है और हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है, मार्गदर्शन क्या है। देखिए अगर हम बात करते हैं गाइडेंस की, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र का जब से आरंभ हुआ है तब तक मार्गदर्शन आपका तब से आपका मार्गदर्शन शुरू हुआ है, ठीक है ना। आपको हम क्या कर रहे हैं, मार्गदर्शन ही तो दे रहे हैं ना। तो अगर मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन छात्र के सुनियोजित विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि आपका विकास है उसकी क्या होगी, एक प्लानिंग, यानी कि आपका प्लान्ड डेवलपमेंट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्गदर्शन। अगर आपको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो आप हो सकता है कि अनियोजित तरीके से विकास की ओर को बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि इसमें विकास हो भी पाए और ना भी हो पाए, क्योंकि आपका कोई प्लानिंग ही नहीं तो आपका विकास कैसे होगा ना। तो मार्गदर्शन का मतलब क्या है, मार्गदर्शन का मतलब क्या है, गाइडेंस है, ठीक है ना। तो क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि छात्र अपने को तथा अपनी समस्याओं को जान पहचान सके और अपनी क्षमताओं का विकास कर सके और सुनियोजित विकास की ओर बढ़ सके, इसलिए मार्गदर्शन दोस्तों दिया जाता है, गाइडेंस, ठीक है ना। तो स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, निर्णय करने में सहायता करता है, मार्गदर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि दोनों के दोनों आपके सही है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत, विद्यार्थियों की प्रतिभा
का मूल्यांकन का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत या विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। अब आप बताइए परियोजना विधि क्या होती है। परियोजना विधि हमने पहले भी पढ़ी थी। क्या है ये? करके सीखने का सिद्धांत है, ठीक है ना। परियोजना विधि, इसके प्रतिपादक कौन थे? WH किलपैट्रिक, ठीक है। जॉन डीवी के व्यवहारवाद सिद्धांत पर आधारित है। तो इस विधि में क्या होता है? छात्रों को ऐसा काम सौंपा जाता है जिसकी छात्रों तथा समाज के लिए प्रत्यक्ष उपयोगिता होती है। छात्र मिलकर इस परियोजना को पूरा करते हैं, यानी कि करके सीखते हैं और व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि परियोजना, इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा किया जाता है। तो प्रोजेक्ट के लिए करने के लिए क्या होता है? छात्रों को कुछ ना कुछ हाथ पैर तो हिलाने पड़ते हैं ना। तो इसका मतलब वो क्या है? करके सीख रहे हैं। ध्यान में रखिए, एक होती है अन्वेषण विधि, एक होती है प्रोजेक्ट मेथड। अन्वेषण विधि में क्या होता है? छात्र को अकेले काम करना पड़ता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से काम करना पड़ता है, जबकि प्रोजेक्ट मेथड में छात्रों को सामूहिक रूप से काम करना पड़ता है, ठीक है ना। आप ध्यान में रखें, अन्वेषण विधि भी कुछ इसी तरीके की विधि है, लेकिन अन्वेषण विधि में अकेले काम करना है, प्रोजेक्ट मेथड में साथ में मिलकर काम करना है, यानी ग्रुप में काम करना है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? विज्ञान पढ़ने वाले आप में से कई लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे। आप खुद ही बताइए कि आप में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जाएगा? आपको कक्षा में प्रयोग दिखाकर, प्रयोग के लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, या उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर? तो बहुत सिंपल है, आप प्रयोग का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको प्रयोग करने की क्षमता का विकास होगा। आप खाली प्रयोग देख के तो आप थोड़ा बहुत सीख पाएंगे, जब तक आप उस प्रयोग का अभ्यास नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आपको गुरुत्वाकर्षण का माना प्रयोग करना है कि भाई जी की वैल्यू, जो गुरुत्वाकर्षण ये है ना, अगर आपको बताना है कि जो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो अगर उसकी वैल्यू अगर आपको ये बतानी है कि भाई जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परीक्षण करना पड़ेगा। अब इसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रयोग आप जब स्वयं करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। शिक्षक आपको चाहे कितने बार सिखा दे या आपको बता दे, ठीक है, या मतलब दिखा के बता दे, आप उससे सीख नहीं सकते। आप प्रयोग करने की क्षमता का आपका विकास तभी होगा जब आप उसको क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? काफी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है भाई जो किंडरगार्टन पद्धति है उसके जन्मदाता कौन थे? आपके फ्रेडरिक फ्रोबेल, है ना। सबने क्वेश्चन अभी आया भी था, इस बार प्रवक्ता में भी आया था। फ्रोबेल हैं किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। तो इन्होंने दोस्तों जर्मनी में सबसे पहला किंडरगार्टन खोला था 1840 में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोला गया? जर्मनी में 1840 में फ्रोबेल द्वारा, ठीक है। अब फिर वही फ्रोबेल पर ही क्वेश्चन आ गया शिक्षा के क्षेत्र में। फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है दोस्तों? किंडरगार्टन स्कूल है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके बाद आता है विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है, यानी कि स्पेशल एजुकेशन का संबंध किससे है? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से, या फिर चौथा कि भाई दूसरा और तीसरा दोनों सही है? अब आप बताइए विशिष्ट शिक्षा किससे होगी इससे रिलेटेड? ऑफ कोर्स विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, ठीक है ना। जो विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं वो आपके विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। इसको आपने ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता कैसे बढ़ेगी? अध्यापक के व्यक्तित्व से, छात्रों के सहयोग से, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, या फिर अनुशासन पालन से? अब आप बताइए कि भाई कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता कैसे बढ़ेगी? जब आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। आप क्लास में मॉडल का प्रयोग करेंगे, या फिर आप ऑडियो वीडियो एड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, या आप कोई भी एक ऐसा शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे जिससे कि छात्रों को कक्षा में
जो भी टॉपिक है वो इजीली समझ में आ जाए, ठीक है ना, यानी कि उसमें रोचकता उनकी बढ़े, तो उसके लिए आप शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसी से कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था? बुद्धि लब्धि परीक्षण यानी कि आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट, ठीक है दोस्तों। इसकी जो शुरुआत है सबसे पहले जर्मन मनोवैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है। विलियम स्टर्न थे, इन्होंने 1912 में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है ना। तो लेकिन जो हम कह सकते हैं ना कि बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था, तो इसमें जो अल्फ्रेड बिनेट थे, ठीक है ना, इन्होंने इसकी पद्धति को प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। तो जो कि किसके लिए अपनाया गया था, कि जो आधुनिक जो बच्चे हैं उनके बौद्धिक परीक्षण के लिए अपनाया गया था। तो इसमें अल्फ्रेड बिनेट और एक और हैं थियोडोर सिमोन, ठीक है ना, लेकिन अग्रदूत इनको बोला जाता है अल्फ्रेड बिनेट को, इसको आपने ध्यान में रखना है। थियोडोर सिमोन, इसको भी, इसका भी नाम याद कर लो आप, थियोडोर सिमोन। इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि पद्धतियों का प्रस्ताव दिया था, ये ध्यान में रखेंगे। इन्होंने पद्धतियां बनाई थी बुद्धि लब्धि से रिलेटेड, और उसका जो हम कह सकते हैं शुरुआत थी, हम कह सकते हैं जो शुरुआत थी वो किसने की थी, जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जर्मन वैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न, इन्होंने 1912 में सबसे पहले इनका प्रयोग किया, ठीक है। और 20वीं सदी की शुरुआत में अल्फ्रेड बिनेट और जो थियोडोर सिमन थे, इन्होंने अब जो इनकी प्रस्तावित पद्धतियां थी, इन्होंने क्या किया था, इनकी प्रस्तावित पद्धतियों पर इन्होंने बौद्धिक परीक्षण को एक तरीके से अपनाया था। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जो अल्फ्रेड बिनेट थे इनके द्वारा ये पद्धतियां प्रस्तावित की गई थी, तो इसलिए इनको बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का हम कह सकते हैं अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? अब आपको अगर वास्तविकता में जाना है या वास्तविक अनुभव लेने हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया विधि क्या रहेगी दोस्तों, भ्रमण विधि, ठीक है ना। ज्योग्राफी में, भूगोल में ज़्यादातर इस विधि को अपनाया जाता है। तो आप क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। जब भ्रमण करते हैं तब आपको क्या होते हैं, वास्तविक अनुभव प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो वास्तविक अनुभव को अगर आपने प्रदान करना है तो आपके लिए एक तरीके से जो ये भ्रमण विधि है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन हिस्ट्री है, वहाँ पर भी आपके भ्रमण विधि की जाती है, टूर पे ले जाया जाता है, तो वहाँ पर चीज़ों को सिखाया जाता है। तो आप जब उन वास्तविक अनुभवों को, जब आप वास्तविक वस्तुओं को देखते हैं तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए भ्रमण विधि सबसे उपयुक्त विधि है। इसके बाद भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। किसी लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे प्रभावी उपाय क्या होगा, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना? क्या हो सकता है सबसे बढ़िया? ऑफ कोर्स वार्तालाप करना। आप जितना वार्तालाप करेंगे तभी तो आप सीखेंगे ना किसी लैंग्वेज को। जब आप चाहे कितनी ही पाठ्य पुस्तक पढ़ लो, जैसे अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो आप अंग्रेजी की भले कितनी पुस्तक पढ़ लो, चाहे आप ग्रामर पढ़ लो, आप पूरे व्याकरण के हम कह सकते हैं कि प्रकांड विद्वान बन जाओ, लेकिन आपको इंग्लिश बोलनी कभी भी नहीं आएगी। इंग्लिश बोलनी आपको कैसे आएगी, आप उसकी भाषा को कैसे सीखोगे? जब तक आप उसको बोलोगे नहीं, जब तक आप वार्तालाप नहीं करोगे। आपने देखा होगा कि भाई नए नए क्रिकेटर आते हैं, पहले उनको शुरुआती दौर में उनको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन एक महीने बाद वो पट 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 करके अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। कैसे बोलते हैं? क्योंकि उनको लैंग्वेज बोलनी सिखाई जाती है, ठीक है ना। ये नहीं होता कि वो पूरी अंग्रेजी का पूरी ग्रामर रट के आ गए घर में, या उन्होंने पूरी बुक्स को या अखबार को पढ़ लिया। उनको बोलना सिखाया जाता है। आपका जैसा एनवायरनमेंट होता है आप बोलना सीखते हो, ठीक है ना। तो लैंग्वेज आप जितना वार्तालाप करोगे उतना सीखते हो। एक बच्चा है, अगर वो ब्रिटेन में पैदा हुआ है, उसके घर में का जो वातावरण है वहाँ पर सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो उसको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस क्यों, वो वार्तालाप करता है, अपने माँ बाप से अनुकरण के द्वारा सीखता है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जितना आप वार्तालाप करेंगे उतना ही आपको भाषा सीखने में मदद मिलेगी, यानी लैंग्वेज सीखने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर हम व्याकरण के ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रामर की जब बात होगी तब तो आपको बुक्स में जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसा हम ही लोग हैं, हमने हिंदी कैसे सीखी? हमने कोई हिंदी की बुक्स थोड़ी पढ़ी, हमें तो क्या हुआ, हमने वार्तालाप किया। जितना हमने वार्तालाप किया हम सीखते चले गए।
इसके बाद नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी, इसका भी आंसर फ्रोवेल है। किंडरगार्टन जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक और फैक्चुअल क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका विचार था। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यानी कि एप्टीट्यूड है, ये तो हम सभी जानते हैं। ये दोस्तों टीपी नन के द्वारा कहा गया था, ये विचार टीपी नन का था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कभी क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व इन्होंने एप्टीट्यूड को माना था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन, आजकल की आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पब्लिक स्कूल थे या हैं, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया कि आजकल की आवासीय भारतीय पब्लिक स्कूल थे, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं, सही है। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पब्लिक स्कूल थे, यही होना चाहिए। मदरसे, मकतब, गुरुकुल, आश्रम। अब ये बताइए, जैसे आवासीय स्कूल हैं वैसे पुराने ज़माने के भारतीय स्कूल कैसे रहे होंगे। ऑफकोर्स कैसे थे, गुरुकुल, ठीक है ना। जो गुरुकुल है, गुरुकुल में क्या करते थे, छात्र अपने गुरु के साथ परिवार के सदस्य की तरह रहते थे और शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ गुरु के निजी कामों में भी हाथ बटाते थे, ठीक है ना। और इसके अलावा उन्हें शिक्षा की कोई फीस भी नहीं देनी पड़ती थी, ठीक। तो इस तरीके से जो आज के आवासीय स्कूल हैं वो एक तरीके से आप गुरुकुल से हम कह सकते हैं कि भाई समान थे, लेकिन फिर भी देखा जाए तो आज के जो आवासीय स्कूल हैं गुरुकुल में समानता होते हुए भी फिर भी काफ़ी इनमें अंतर है। आज के ज़माने में जैसे गुरुकुल में बात हुआ करती थी, अब हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन जैसे कि बुक्स में हमने पढ़ा है तो उसमें तो बिल्कुल आदर्श शिक्षा दी जाती थी उनको, क्योंकि गुरु के काम में भी वो साथ साथ हाथ बटाते थे और शिक्षा की कोई फीस नहीं लेनी पड़ती थी उस समय पे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जो आवासीय स्कूल हैं वो उसकी हम कह सकते हैं गुरुकुल हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो आप उससे सीधा सीधा सा मतलब एक तरीके से इनके बीच में इंटरकनेक्शन बैठा सकते हैं, ठीक है। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है, अब आप बताइए। उसका अपना चेतन मन, अध्यापक, उसके माँ बाप या उसका पर्यावरण। देखिए सबसे पहला अध्यापक कौन होगा, क्या उसका अपना चेतन मन हो सकता है, क्या वो अपने मन से सीख तक सकता है ऐसी चीज़ें, नहीं। अध्यापक के संपर्क में तो वो काफ़ी समय बाद आता है, तो कौन होते हैं, उसके माँ बाप। तो उसके माँ बाप जो होते हैं वही उसके प्रथम अध्यापक होते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप से ही काफ़ी चीज़ें सीखता है, ठीक है ना। उसके बाद उसको स्कूल भेजा जाता है, फिर उसके बाद वो क्या होता है, अपने स्कूल और अपने पर्यावरण से काफ़ी चीज़ें सीखता है, यानी अध्यापक से चीज़ें सीखता है। तो सबसे पहले जो उसके प्रथम अध्यापक होते हैं वही उसके माँ बाप होते हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का कार्य। अब आप एक तरीके से एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, आपने थोड़ा दिमाग लगाना है। हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के बस का नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। अब इसमें बिल्कुल जो सटीक बैठेगा वो आपने देखना है। देखिए शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, देखिए हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो ये गलत है। अब हर व्यक्ति अगर उस शिक्षण का कार्य कर सकता होता तो फिर जो शिक्षक है वो हर कोई शिक्षक बन जाता, तो ऐसा तो बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके लिए हमने क्या बोला था, शिक्षण अभियोग्यता होनी चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, है ना। तभी तो जाके आप करोगे ना, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, पैशन टूवर्ड्स टीचिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर पैशन ही नहीं तो आप शिक्षण का कार्य कैसे कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हर व्यक्ति के बस का नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति के बस का नहीं है शिक्षण का कार्य। शिक्षण के कार्य के लिए मैंने पहले ही बोला, आपके अंदर शिक्षण एप्टीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, अभियोग्यता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलकर ही आपको एक शिक्षक बनाती है। तो हर व्यक्ति के बस का नहीं है। इसके बाद पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बिल्कुल गलत है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर कोई पढ़ा लिखा है आज के ज़माने में, तो हर कोई टीचिंग में थोड़ी है ना। और इसके बाद बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं, ये इसलिए गलत है। देखिए बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते नहीं है, कुछ शिक्षक हो सकता है कि ना कर पाए। हालांकि वैसे मैं इसमें भी सहमत नहीं हूँ कि जितने भी शिक्षक हैं वो सभी शिक्षण का कार्य कर पाते हैं, क्योंकि वो शिक्षक हैं, वो इसीलिए शिक्षक हैं क्योंकि वो शिक्षण का कार्य कर सकते हैं, शिक्षण का कार्य करते हैं, इसीलिए वो शिक्षक हैं, ठीक है ना। तो बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते, ये गलत है। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति के बस का नहीं, ये बिल्कुल सटीक ऑप्शन बैठता है। हर व्यक्ति कर सकता है, बिल्कुल गलत है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है,
सकता है, बिल्कुल गलत है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हर पढ़ा लिखा व्यक्ति हम नहीं कह सकते। कभी कभार क्या हो सकता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी, देखिए इसका उल्टा क्या है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, कोई बात नहीं, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अनपढ़ व्यक्ति वो भी शिक्षण का कार्य कर सकता है, ठीक है ना। अगर उसकी सही क्या हो, एप्टीट्यूड हो, सही एटीट्यूड हो, तो वो भी कर सकता है ना। कई लोग करते ही हैं, कई लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते। आज के ज़माने में तो मैं देख रहा हूँ भाई, यूट्यूब में ज़्यादातर वो लोग सक्सेसफुल हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं। आप उनसे अगर उनकी डिग्रियाँ, उनकी नॉलेज पूछोगे तो वो ज़ीरो है, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से टीचिंग का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वो शिक्षण का काम कर रहे हैं, है ना। उनके वो अगर आप पता करेंगे तो शायद वो बीएड और एमएड भी नहीं किया होगा उन्होंने ना, ठीक है, लेकिन क्या है वो उनका, ठीक है, उनके अंदर स्किल है, टीचिंग का एप्टीट्यूड है, स्किल है ना, एटीट्यूड बहुत अच्छा है उनकी ओर, टीचिंग की ओर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ है? शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। इसका तो क्या ऑप्शन है, बिल्कुल शिक्षण का कार्य करने के हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं क्या है, शिक्षण अभियोग्यता है। इस क्वेश्चन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था और ये प्रीवियस एलटी पेपर में भी आया था। तो काफ़ी सिंपल सा है कि आपको शिक्षण व्यवसाय से संबंधित जितनी भी आपकी सभी योग्यताएं हैं वही आपकी क्या है, शिक्षण अभियोग्यता है। ओके, इसके बाद कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि बच्चों की आयु में बहुत विषमता हो, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिया जाए, बच्चों की संख्या मानदंड से बहुत अधिक हो और उपरोक्त सभी। देखिए अगर दोस्तों, अगर हम बात करें बच्चों की आयु में बहुत विषमता हो, ठीक है, इससे भी अनुशासनहीनता की समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम नहीं देंगे तो डेफिनेटली अनुशासनहीनता की समस्या पैदा हो जाएगी। देखिए अगर मानदंड से बहुत अधिक हो, जैसे वैसे माना जाता है कि 30 बच्चे क्लास में होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप बच्चों को व्यस्त रखेंगे, अगर आप उसको काम में व्यस्त रखेंगे या फिर आप एक बहुत प्रभावशाली शिक्षण करेंगे तो अनुशासनहीनता की समस्या कभी भी पैदा नहीं होगी, ठीक है। हल्ला गुल्ला करने वाले होंगे तो वो तो 5 बच्चे भी मिलकर हल्ला गुल्ला करने लग जाएंगे। अगर उस संख्या में मानदंड बहुत अधिक भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्लास में अगर 100 बच्चे भी हैं, लेकिन अगर एक टीचर है वो बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल करना और मैनेज करना जानता है तो अनुशासनहीनता की समस्या कभी भी नहीं होगी। मैं जब खुद कुरमांचल एकेडमी में मैं पढ़ाता था, टीचर था, मैथ्स का टीचर था, मेरी क्लास में 90 बच्चे बैठा करते थे एक बारी में, तो कभी भी वहाँ पर अनुशासनहीनता की समस्या इसलिए नहीं आती थी क्योंकि मुझे बच्चों को बिजी रखना आता था, ठीक है ना। तो उनको व्यस्त रखने के लिए पूरा काम ना दिया जाए, वहाँ पर अनुशासनहीनता की समस्या हो जाएगी। आप क्लास में चुपचाप बैठे रहोगे, अपना काम करते रहोगे तो बच्चे ऑफकोर्स क्या करेंगे, अनुशासनहीनता तो करेंगे। आप उनको प्रभावशाली शिक्षण करो, आप उनको हमेशा से व्यस्त रखो, ठीक है ना, तो आप वो कभी भी वहाँ पर अनुशासनहीनता की समस्या नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से तो इसका सही आंसर बी होना चाहिए। बाकी अब आप अपना एप्टीट्यूड देखिए। इसके बाद अगला, सीखने का मुख्य तत्व है। सीखने का मुख्य तत्व यानी द मेन फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। आप ये बताइए, सीखने का आप कब आप सीखेंगे, अधिगम कब करेंगे? जब आपके पास क्या होगी, सीखने की इच्छा होगी, विल टू लर्न। अब आप सीखना ही नहीं चाहेंगे, सीखने की इच्छा ही नहीं होगी छात्र में, तो आप उसको सिखा ही नहीं सकते कुछ। इसके बाद प्रेरणा, ऑफ कोर्स मोटिवेशन। जब तक आपको मोटिवेशन नहीं होगा तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, आपको मोटिवेशन चाहिए होता है कहीं ना कहीं से। अनुकूल परिवेश, जैसे कि आपका फेवरेबल एनवायरनमेंट, जब तक आपके पास फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा तब तक आप सीख नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो उपरोक्त सभी इसके बिल्कुल सही हम कह सकते हैं ऑप्शन है, ठीक। तो सीखने के मुख्य तत्वों में आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए, फिर प्रेरणा भी होनी चाहिए, आपके सामने कोई ना कोई मोटिवेशन तो होना चाहिए ना कि अगर आप सीख रहे हैं, जैसे कि अभी आप क्यों सीख रहे हैं बताइए, आपको एलटी एग्जाम क्लियर करना है ना। आप एलटी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं या अगर आप सी टेट क्लियर करना चाहते हैं, यू टेट क्लियर करना चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा है ना कि यार मैं एलटी एग्जाम क्लियर कर लूँगा या कुछ भी कर लूँगा, तो आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिला हुआ है। तो मोटिवेशन भी चाहिए, ठीक है, कि भाई कुछ ना कुछ आपका लक्ष्य भी होना चाहिए, ठीक है। आपको एलटी एग्जाम से प्रेरणा मिली हुई है। इसके बाद आपका अनुकूल परिवेश, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कैसा परिवेश मिला हुआ है। अगर आपको बिल्कुल अच्छा परिवेश मिलेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, ठीक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में
आने की इनकी संभावना रहेगी। ये नहीं आएंगे तो इससे रिलेटेड आप भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही घुमा फिरा के आ सकते हैं। आई होप कि टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।